नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुष दादी साइंस पर। तो दोस्तों, अपन ने प्री रीड हिंदी का पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, जिस टेस्ट में आप लोगों की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है। तो मैं पहले तो जिन लोगों के 30 में से 30 नंबर आए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों के 29, 28, 27, 26 या 25 यानी 25 से ऊपर नंबर आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों के कम नंबर आए हैं उन लोगों को भी हताश नहीं होना है, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखें, क्योंकि अभी तो अपने पास 80 से 85 दिन का समय है। इसमें तो अपन कोई सा भी सिलेबस हो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेपर मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया था। 15 क्वेश्चन व्याकरण के आरबीएससी बोर्ड के माध्यम से लिए थे और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के मैंने पूरा प्रीवियस ईयर लिया था। तो कोई पेपर नॉर्मल लेवल का पेपर नहीं था। पेपर में मैंने एग्ज़ाम बेस का विशेष ध्यान रखा था। आप ये नहीं सोचे कि यह कोई मनगढ़ंत पेपर हैं। हर रीट में आपको इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा लेवल वो घुमा देगा, मतलब क्वेश्चन की भाषा वो घुमा देगा। तो अपन भी अब ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये तो पहला टेस्ट पेपर था, इसमें अपन ने लो लेवल की लैंग्वेज रखी थी। अब थोड़ी लैंग्वेज और हार्ड कर लेंगे ऐसे। तो हर टाइप की क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे, तो आपका जिस प्रकार जो भी लेवल बनेगा वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चले दोस्तों, इसी के साथ आज अपन शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में था, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। तो तत्सम शब्द तो आपको पता है, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द। किसके? संस्कृत के। और तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द, ये आपको पता है। तो पहला ऑप्शन था इसमें गोमय गोबर, तो ये सही है दोस्तों, ये युग्म सही है। गोमय एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप होता है गोबर। लवंग लौंग, ये भी सही है। हरिद्रा हल्दी, ये भी सही है। और यहाँ पे जो गलत था, मतलब सही युग्म नहीं था, वो था हस्त हाथी, क्योंकि हस्त हाथी नहीं होता। हस्त का क्या होता है तद्भव रूप? हाथ होता है। क्या होता है दोस्तों? हाथ होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या था, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। तो इसमें अपन को विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है पूछा था। तो जीवन मरण, ये सही है। जन्म मृत्यु, ये भी सही है। तिमिर प्रकाश, ये भी सही है। और क्षणिक शाश्वत, ये युग्म गलत हैं, क्योंकि क्षणिक का होता है दोस्तों शाश्वत, आश्वत नहीं होता, सॉरी, शाश्वत होता है। तो इसमें क्या था आपके पास, इसमें आश्वत था। तो क्षणिक का शाश्वत होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखो, उल्लास शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों, उल्लास शब्द में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि तो होगी नहीं, विसर्ग संधि भी यहाँ पर नहीं होगी। ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। और इसमें व्यंजन संधि होगी दोस्तों, क्योंकि व्यंजन संधि का एक नियम कहता है कि यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। तो इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे उल्लास का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत धन लास। तो त या द के बाद ल रहेगा, तो ल भी, सॉरी, त या द भी ल में बदल जाएगा। तो इसलिए इसका उत्धन लास का क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, व्यंजन संधि इसमें आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट था। इसके बाद में चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रमौली शब्द में दोस्तों कौन सा समास है, तो इसमें आपको अव्ययभावी समास तो नहीं होगा, द्वंद्व समाज भी नहीं होगा, द्विगु समाज भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, इसमें बहुब्रीहि समास आपका राइट होगा, क्योंकि चंद्रमौली का समास विग्रह होता है चंद्र हैं मौली पर जिसके, चंद्र हैं मौली पर जिसके।
अर्थात किसके लिए कहा गया है? भगवान शिव के लिए। मौली क्या होता है? मौली मस्तिष्क को मौली कहते हैं, मस्तिष्क को मौली कहते हैं। तो चंद्र है मौली जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो वाक्यांश के लिए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो पर्वत की के ऊपर की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि ये आद्यतिका होगी, अद्वितेका होगी, सही है ये भी। पर्वत के नीचे की भूमि ये उपतेका होगी, ये भी सही है। बरसात ना होना, बिल्कुल ना होना, ये भी सही है। अनावृष्टि होगी, बरसात बिल्कुल ना होना। बट चौथे नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? बरसात बहुत कम होना, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि नहीं होगी दोस्तों, बरसात बहुत कम हो रही है, तो बहुत कम हो रही, तो ये अतिवृष्टि ना होकर अल्पवृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पवृष्टि हो जाएगा। अगर अतिवृष्टि होता तो यहाँ पे पहले आता बरसात का बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होता तो अतिवृष्टि हो जाता, और बहुत कम हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? सही, अल्पवृष्टि इसमें सही होगा। तो ये चौथे नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत हैं? तो इसमें अपने को पुल्लिंग शब्दों से असंगत शब्द बताना था। तो परिणाम, परिणाम, तो परिणाम होता है, यानी ये भी पुल्लिंग है। वातावरण होता है, यानी ये भी पुल्लिंग है। परिवार होता है, यानी ये भी पुल्लिंग है। तो तीनों शब्द तो पुल्लिंग हैं। इसके बाद में औलाद जो शब्द बचा, औलाद शब्द जो बचा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा औलाद, क्योंकि और ये स्त्रीलिंग में भी सदैव स्त्रीलिंग ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, सदैव स्त्रीलिंग शब्द हैं औलाद। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन होता है? तो दर्शन, दर्शन सदैव बहुवचन होते हैं दोस्तों। आंसू भी सदैव बहुवचन होते हैं, प्राण भी सदैव बहुवचन होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें दया शब्द सदैव एक वचन होता है। दया शब्द क्या होता है? सदैव एक वचन होता है। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि हम अभी भी नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। क्या कर रहा है कि यदि हम अभी भी नहीं संभले, अभी भी नहीं संभले मतलब ये अभी भी नहीं संभले, ये हो गई वर्तमान की बात, अभी भी नहीं संभले, तो इसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। कब आएंगे सामने? भविष्य में, भविष्य में विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। तो इसमें ये तो कन्फर्म हो गया कि भविष्य काल होगा, पर भविष्य में, भविष्य काल में कौन सा काल होगा? तो संभाव्य वर्तमान नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा ही नहीं, भूतकाल होगा ही नहीं, तो संभाव्य भविष्य में कौन सा होगा? संभाव्य भविष्य। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आजकल शहर में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, चोरियाँ बहुत हो रही हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो चोरियाँ शब्द में अपने को यहाँ पर संज्ञा बतानी थी। तो चोरियाँ शब्द में अपने को यहाँ पर संज्ञा बतानी थी दोस्तों। तो जब आपको पता है कि चोरियाँ, चोरियाँ, चोरी और चोरियाँ, चोरी कौन सा शब्द है? विशेष, चोरी क्या है दोस्तों? तो चोरी एक विशेषण है ना। तो विशेषण अथवा बहुवाचक संज्ञा को जब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, विशेषण अथवा बहुवाचक संज्ञा का जब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में होती है। तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थानी शब्द का सही युग्म नहीं है। राजस्थानी शब्द का सही युग्म कौन सा नहीं है दोस्तों? तो नाइलो, खेत में बीज डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है, बिल्कुल हल के साथ, जैसा ये हल होता है इस टाइप से हल होता है, यहाँ पर नाइलो लगाई जाती है। ठीक है। नेत्रा, झरने को घुमाने की रस्सी, जो बिलोनी होती है उसमें यहाँ पर नेत्रा लगाया जाता है, जो उसको घुमाता है। छाछ, छाछ से जो घर में छाछ करते हैं उस टाइम। प्राणी, तो बैल या भैंसों को हाँकने की लकड़ी,
तो ये भी सही है दोस्तों। बैल या भैंसों को हाँकने की लकड़ी पुरानी होती है। और सिरावना कृषकों का दोपहर का भोजन। सिरावना कृषकों का दोपहर का भोजन नहीं होकर कब का भोजन होता है दोस्तों? सुबह का भोजन होता है। सुबह के भोजन को सिरावना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः वाक्य के अंग होते हैं। तो देखो वाक्य के अंग पूछ रहा है ये अपने को। तो वाक्य के अंग कौन से होंगे? तो इसमें कर्ता, क्रिया, क्रियाक्रम, उद्देश्य, विधेय और इनमें से सभी। तो कर्ता और क्रिया तो वाक्य के अनिवार्य घटक होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कर्ता और क्रिया वाक्य के क्या हैं? तो ये वाक्य के अनिवार्य घटक हैं। और क्रियाक्रम तो ये वाक्य निर्माण में आते हैं। और वाक्य के मुख्य अंग, तो मुख्य अंग उद्देश्य और विधेय हो जाएगा। उद्देश्य तो क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य के द्वारा जो मतलब उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, मतलब जिस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो तो होता है उद्देश्य, और जिसके बारे में जो कहा जाता है वो होता है विधेय। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए, किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए, किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो ये आपको लग ही रहा होगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए। पर संयोजक द्वारा ये यहाँ पर वाक्य आपका जोड़ा गया है। पर संयोजक द्वारा आपका वाक्य जोड़ा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आसानी पूर्वक ये काम हो गया वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो ये आसानी पूर्वक नहीं होगा दोस्तों, ये होगा आसानी पूर्वक नहीं होगा, और ये होगा आसानी से यह काम हो गया। आसानी से यह काम हो गया। आसानी पूर्वक नहीं होकर ये क्या होगा? आसानी से यह काम हो गया। तो ये कौन सी किस प्रकार की अशुद्धि में आएगा? ये आएगा अव्यय संबंधी अशुद्धि में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मुहावरे का सही युग्म नहीं है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? अड़ियल टट्टू होना, बेकार सा होना। तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। अड़ियल टट्टू होना, बेकार सा होना नहीं होगा, जिद्दी होना होगा। जिद्दी होना, जिद्दी होना होगा, बेकार सा होना नहीं होगा। तो ये तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। आँच ना आने देना, जरा सा भी कष्ट नहीं आने देना, ये भी सही है। आड़े आना, बाधक बनना, ये भी सही है। उसके बाद में उड़ता तीर झेलना, आवश्यक विपत्ति मोल लेना, ये भी सही। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों? उसके लिए अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या हंस पद चिन्ह। तो इनमें से दोस्तों ये आरजेएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरजेएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से हंस पद चिन्ह का अपन इस टाइप का चिन्ह होता है, इसको भी याद रखना, चिन्हों को भी। ये इस टाइप का चिन्ह होता है, तो इसका उपयोग हम लिखते हुए समय कोई शब्द छूट जाता है तो उसके लिए अपन इस टाइप के चिन्ह का उपयोग करते हैं। और अल्प विराम, तो अल्प विराम आप जानते हो ये होता है उद्धरण। तो उद्धरण 2 इन्वर्टेड कोमा, इकरा उद्धरण 1 इन्वर्टेड कोमा, ये होता है। कोष्टक आप जानते हो इस टाइप से कोष्टक होता है। तो ये चिन्हों को भी याद करना। इसके अलावा इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन टीचिंग मेथड का। भाषा दक्षता का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के द्वारा, बिल्कुल किया जा सकता है। लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान के अभ्यास से बिल्कुल किया जा सकता है। शब्द रचना का ज्ञान कराकर, बिल्कुल। तो इसमें आपके उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाषा शिक्षण के उपागम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, एक या दो, दोनों। तो एक या दो, दोनों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? रुचि एवं अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये है। क्रियाशीलता का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। स्वाभाविकता का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। तो कौन सा नहीं है फिर? अनुपात समानुपात का सिद्धांत। ये अनुपात समानुपात नहीं होकर अनुपात क्रम का सिद्धांत होता है दोस्तों, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है।
ये मतलब कौशलों का एक प्रकार से आपको कौशल, भाषा कौशल का क्रम पूछ रहा है, कौशल का क्रम पूछ रहा है ना। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। दूसरा है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। तीसरा ऑप्शन है पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। और ये दूसरा ऑप्शन मारिया मोंटेसरी के अनुसार दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पर आपको ये अगर ये ऑप्शन तभी राइट करना है जब मारिया मोंटेसरी नाम देकर स्पेशल आपको पूछा जाए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पहले अपन करेंगे विशेष सामग्री का चयन। पहले करेंगे अपन विशेष सामग्री का चयन, उसके बाद में विशेष सामग्री का चयन करने के बाद स्त्रीकरण करेंगे, है ना, और उसके बाद में प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है। तो प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है, तो मीडिया का नेम आते ही तो आप जान ही जाते होंगे यार। ये पत्रिका एक मीडिया में आती है, समाचार पत्र भी मीडिया में आते हैं, विद्यालय पत्रिकाएं भी मीडिया के अंतर्गत आती है। तो पाठ्य पुस्तक मीडिया के अंतर्गत नहीं आएगी दोस्तों। तो इसमें सम्मिलित नहीं है तो पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है वैसे तो, पर ये क्वेश्चन भी लोग गलत कर रहे हैं, तो उनको अपनी तैयारी सुधार लेनी चाहिए। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। तो ये मुख्य वाली बात, क्वेश्चन को अच्छे ध्यान से पढ़ो, मुख्य प्रयोजन है। तो इसमें मुख्य प्रयोजन यानी सभी प्रयोजन सही है इसमें है नहीं में तो, पर मुख्य प्रयोजन ये आपसे पूछ रहा है। तो शिक्षण में विविधता लाना ये भी है, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना ये भी है, रोचकता का संचार भी करेगा, मनोरंजन भी करेगा। पर इसमें मुख्य प्रयोजन की बात करेंगे तो विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, तो इसमें पाठ्य पुस्तकों की समस्या, बिल्कुल सर, पाठ्य पुस्तकों की समस्या भी होगी। पाठ्यक्रम में रोचकता संबंधी समस्या भी होगी। अहिंदी भाषीय क्षेत्रों में हिंदी अध्यापक की समस्या भी होगी। तो उपयुक्त सभी हिंदी भाषा शिक्षण की समस्या हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। तो मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते हैं तो वो उचित गति भी होनी चाहिए, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण भी उसका होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखो, छात्र वर्तनी की त्रुटि करते हैं, इसका कारण है वर्तनी की त्रुटि करते हैं। तो अशुद्ध उच्चारण सही है, अशुद्ध उच्चारण भी वर्तनी की त्रुटि में आएगा। लिपि की अपर्याप्त जानकारी यह भी सही है, वर्तनी की त्रुटि तभी होगी जब लिपि की अपर्याप्त जानकारी होगी। असावधानी या तीव्रता, असावधानी बरतने पर आपको पता है हर चीज़ में गलती हो जाती है, तो वर्तनी में तो स्वाभाविक है। तो इसमें भी उक्त सभी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती। तो आगमन विधि ये तो है सही, निगमन विधि, आगमन विधि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। हिंदी में सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन है, निगमन नहीं है। निगमन उच्च स्तर के लिए है, पर फिर भी निगमन अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए आपको आंसर हमेशा आगमन विधि ही करना है, क्योंकि आगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि ये भी नहीं है। इसको सुग्गा प्रणाली कहते हैं, पाठ्यपुस्तक विधि को आपको पता होगा, यानी तोता प्रणाली। और भाषा संसर्ग विधि, इसमें व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाकर मतलब क्या होता है इसमें, मैं आपको बता दूं, भाषा संसर्ग विधि में कि व्याकरण की शिक्षा दैनिक जीवन से जोड़कर दी जाती है ना इसमें। और मतलब क्या, ये स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती, दैनिक जीवन से जोड़कर दी जाती है। इसको अव्याकृत विधि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अव्याकृत विधि भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसमें तो सीधा सा आंसर है साचर्य विधि। कौन सा है, साचर्य विधि, जो आपकी साचर्य विधि
मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। मारिया मोंटेसरी, मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। मनोवैज्ञानिक विधि है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें वस्तु के साथ साथ शब्दों का ज्ञान भी दिया जाता है, कमज़ोर छात्रों के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का अभिन्न अंग है तथा शिक्षण उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। उक्त कथने बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। क्यों है इम्पोर्टेंट परिभाषा? क्योंकि यह परिभाषा कोठारी आयोग द्वारा दी गई थी, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है, क्या होता है प्रमाणीकृत परीक्षण में? विश्वसनीयता एवं विविधता, लचीलापन, रोचकता। तो विश्वसनीयता एवं विविधता होगा, लचीलापन रोचकता तो बिल्कुल परीक्षण में आएगा ही नहीं, है ना। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी, उसकी वैधता अधिकतम, सामान्य, कम या ज़्यादा। तो उसकी वैधता भी उतनी अधिक होगी जितनी विश्वसनीयता अधिक होती है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन, है ना। तो आपको कैसा वीडियो लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।